हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी 2019 मेंस का जो हमारा ये पेपर है, इसकी एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे इसके आंसर क्या हो सकते हैं। एमपीपीएससी 2019 मेंस का ये पेपर है आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेंस का जो पेपर 3 है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले दो पेपर डिस्कस किया था हमने, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को। तो आप वीडियोज को देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको वीडियोज मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं इस पेपर के साथ में। वेल, इस पेपर में दिखा है दो पार्ट होते हैं, एक होता है साइंस का और दूसरा होता है आपका स्टार्टिंग का जो पहला पार्ट होता है वो साइंस का होता है, सेकेंड पार्ट होता है इकोनॉमी का। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेट्स गो द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने। तो कुल मिला के 3 नंबर के 15 क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग में, जो काफी स्कोरिंग होता है। पहला क्वेश्चन है, इसमें जिप्सम था प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर है। Well, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे देखा है तो पहली बात ये है कि इसमें इसका जो कंपोजिशन होता है जिप्सम की, यदि हम बात करें तो जिप्सम का जो कंपोजिशन होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट मी राइट डाउन हियर। जिप्सम का जो कंपोजिशन होता है ये होता है, जिप्सम हो गया एक, और दूसरा हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे पीओपी बोलते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसका जो कंपोजिशन होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, और दूसरा कंपोजिशन होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो डाइहाइड्रेट और हेमीहाइड्रेट का डिफरेंस होता है, दोनों में कैल्शियम सल्फेट होता है। इसे भी कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट ये होता है डाइहाइड्रेट, और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। बस दोनों में यही डिफरेंस होता है। वेल, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ये होता है कि इसको आप डिफरेंट शेप्स में मोल्ड नहीं कर सकते, है ना। कैन नॉट मोल्ड, इसको आप मोल्ड नहीं कर सकते, मतलब किसी पार्ट में किसी रूप में आप परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करो तो इसको मोल्ड कर सकते हो, मतलब इसको किसी भी रूप में आप मोल्ड कर सकते हैं, जैसा आप चाहे मन चाहे रूप से, है ना। इसके अलावा दिखा है तो जिप्सम जो है नेचुरल अकरिंग होता है, नेचुरल तरीके से मिलता है, वातावरण में पाया जाता है, और ये जो है आपका मैन मेड है। सिंपल सी बात है। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, दो चार आप बता सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक इतना काफी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका। ओके, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। यदि आपको मैथ्स नहीं आती है तो फिर इसके लिए सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगा इसको सॉल्व करके, बट उसमें टाइम कोई वेस्ट नहीं करते। वाई वाज वाई वाटर जो हायासिंथ है, जो जल कुंभी है, जल की सतह पर क्यों तैरती है। वेल, देखा तो ये काफी सिंपल सा है। आपने जो जलकुंभी को देखा होगा, तो जलकुंभी के सतह में तैरने का एक बड़ा रीजन ये होता है कि यहाँ पर जो इसका जो पैरेंकिमा होता है, ठीक है, इसका जो पैरेंकिमा होता है, इस पैरेंकिमा में क्या होता है कि इसमें जो एयर कैविटीज होती हैं, जो एयर के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके कारण क्या है कि इसमें एयर आ जाती है, और ये रीजन होता है कि इसमें ये तैरती रहती है। दैट्स वन ऑफ द रीजन। तो एयर कैविटीज जो होती है पैरेंकिमा में, ये एक रीजन होता है कि ये जल कुंभी जो है जल की सतह पे तैरती रहती है ना। दैट्स वन ऑफ द रीजन। एनीवे, अगला क्वेश्चन ये वापस से मैथ्स का है, तो मैथ्स हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी मैथ्स का है, ये भी छोड़ देते हैं। ये मैथ्स का है, इसको छोड़ देते हैं। यदि मैथ्स को हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तभी डिस्कस करेंगे जब आपकी ये डिमांड होगी। यहाँ पे यदि पॉपुलर डिमांड होती है, आप लोग कमेंट करते हैं कि हाँ मैथ्स डिस्कस करो, तो मैथ्स का हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है। वेल, पाई चार्ट में आप क्या ले सकते हो, ये बोल सकते हो आप एक प्रकार से एक टाइप ऑफ ग्राफ है। आप कह सकते हो इतना ही टाइप ऑफ ग्राफ है, ग्राफ का एक टाइप है। इसमें देखा जाए तो इसमें डेटा जो है एक सर्कुलर ग्राफ में डिस्प्ले करते हो, मतलब यही पूरे पाई चार्ट बने होते हैं। तो जितना ग्राफ में जितना प्रपोर्शन होता है, जितना एरिया का प्रपोर्शन होता है, उतना वो परसेंटेज शो करता है। तो आप कह सकते हो एक टाइप ऑफ ग्राफ है, जिसमें एक सर्कुलर ग्राफ कह सकते हो आप, समथिंग लाइक दैट। ये पाई चार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर भी मैथ्स का है, तो इसको फिर छोड़ देते हैं। राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के भाग लिखिए। तो भाग में आप क्या लिख सकते हो इसमें। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि आप कॉपीराइट कहते हो, कॉपीराइट इसका एक भाग कह सकते हो, कॉपीराइट, है ना। कॉपीराइट, यदि आपने कोई चीज बनाई है, यदि आप कोई गाना गाया हो, तो कॉपीराइट होता है आपका। पेटेंट, मान लो कोई आपने इन्वेंशन किया है, तो आपका पेटेंट हो जाएगा, है ना। पेटेंट हो जाएगा। मान लो अभी कोई कंपनी का नाम है, आपने लोगो बना रखा है, उसका ट्रेडमार्क हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इसके आप भाग कह सकते हो। तो इन चीजों को लिखना है, दैट्स मोर देन एनफ। ट्रेड सीक्रेट्स हैं, ऐसी चीजों को आप लिख सकते हैं। ये है बौद्धिक संपदा की नीति के भाग हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, पारजीवी जंतु। ये परजीवी नहीं है, पारजीवी है। थोड़ा डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि देखिए समझिएगा, ट्रांसजेनिक, यहाँ जीन की बात की जा रही है। जीन का मतलब यहाँ पे ये क्या होता है, किसी का जीन है तो उसमें दूसरा जीन जो है उसमें इंसर्ट किया जाए, तो यही होता है बेसिकली। तो यहाँ पे एक प्रकार से जीनोम
डेवलपमेंट किया जाता है, तो इसमें कह सकते हो आपकी कोई भी एनिमल है तो उसमें उसके में दूसरे एनिमल का जो डीएनए है या उसका कोई मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए जो है उसमें इंसर्ट किया जाए, है ना। तो जो एक प्रकार से फर्टिलाइज जो एग है उसमें आप दूसरा इंसर्ट कर दो, इसी कारण जो है आप इससे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इसे बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। तो हालांकि मॉस्किटो मॉस्किटो कह रहा हूँ, ये जो माइस है, जो चूहा होता है, उसमें ये पहली बार ट्राई किया गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें एनर्जी मैनेजमेंट इशूज एंड चैलेंजेस। ओके, एनर्जी मैनेजमेंट में चैलेंजेस क्या कह सकते हैं आप, इशूज क्या क्या है हमारे पास, जैसे कि इस समय हमारी कैपेसिटी जो है कम है, कैपेसिटी कम है, डिमांड ज्यादा है। तो एक बड़ा चैलेंज तो हमारे सामने यही है कि हमारी कैपेसिटी कम है, डिमांड ज्यादा है एनर्जी मैनेजमेंट में। दूसरा, यहाँ पे जो रिमोट लोकेशंस हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे कि मान लो गांव में आपको बिजली पहुंचानी है या कोई हिल एरिया है वहां पे बिजली पहुंचानी है, वो काफी एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कह सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, हमारे पास इंफ्रा नहीं है, प्रॉपर पैसे भी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम बना पाए। टेक्नोलॉजी प्रॉपर तरीके से नहीं है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी उतनी एडवांस नहीं है। तो इन चीजों को आप कोट कर सकते हो, आई थिंक इतना का पर्याप्त है। इसमें अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फीकल स्लज मैनेजमेंट, मल कीचड़ प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। वेल, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि फीकल स्लज मैनेजमेंट क्या होता है, समझिएगा। समझो कुछ ऐसा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझाऊंगा। मान लीजिए पहले आपने कैप्चर कर लिया, एक मान लो ब्लॉक डायग्राम बना लिया, फिर कैप्चर करने के बाद में आपने उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। जो भी मल है ना, उसको उसके बाद उसको आपने ट्रांसपोर्ट कर लिया, उसको एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे आपको उसको ट्रीटमेंट करना है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद ट्रीटमेंट कर लिया, आपने ट्रीट कर लिया, है ना। ट्रीटमेंट करने के बाद उसको आपने क्या कर लिया, फ्यूल के रूप में या बायोगैस के रूप में उसको इस्तेमाल कर लिया, या वो जो बचा हुआ है उसका आपने डिस्पोज कर दिया, या उसकी उर्वरा जो उर्वरा, ये प्रकार से आप इसका कह सकते हैं कि जो बायो वेस्ट है वो जो बचता है उसको आप फर्दर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, फर्टिलाइजर के रूप में। तो ये सारी चीजों को आप कोट कर सकते हो, दिस इज समथिंग यू कैन कोट। तो ये फीकल स्लज मैनेजमेंट आप इसको कोट कर सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बायो रिमेडिएशन पे, जैवोपचारण पे। वेल, बायो रिमेडिएशन टेक्निक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ही शानदार ब्रांच है इस समय। यदि हम बायो रिमेडिएशन की बात करें, इसमें क्या होता है बायो रिमेडिएशन में, जैव उपचारण में, ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बेसिकली माइक्रोब होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपर पोल्यूशन को कम करने के लिए। मान लो कहीं पे कंटेमिनेशंस है या पोल्यूटेंट्स हैं, टॉक्सिन्स हो गए हैं सॉयल में, ऐसे मिट्टी में, तो इनको बेसिकली वहां से कम करने के लिए, मतलब उनको खत्म करने के लिए, इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वहां पे बायो रिमेडिएशन में जो माइक्रोब्स हैं या बैक्टीरियाज हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो है जैसे ग्राउंड वाटर में मान लो कोई ऐसा चीज जमीन में कुछ चला गया, पोल्यूशन हो गया, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है बायो रिमेडिएशन का। या मान लो सपोज करो कि आपने देखा होगा ऑयल स्पिल होते हैं, मतलब ऑयल समुद्रों में देखा होगा आपने, ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, मतलब ऑयल बहने लगता है, उसी कारण पूरा का पूरा वहां पे समुद्र जो है डैमेज, मतलब समुद्र का जो उस एरिया का पानी होता है वो डैमेज होने लगता है। तो यहाँ पे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं, तो ये माइक्रोब्स और बैक्टीरिया इनको खा जाते हैं, और फिर इसके कारण जो है वहां पे जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायो रिमेडिएशन टेक्निक्स। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट मी बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेंकट रमन रामकृष्ण साहब के बारे में बात करते हैं। वेंकट रमन रामकृष्ण साहब जो है इंडियन बोर्न, एक ब्रिटिश अमेरिकन कह सकते हो, ब्रिटिश भी हैं अमेरिकन भी हैं, ब्रिटिश अमेरिकन है, इंडियन बोर्न है। भारत में आपका जन्म हुआ, भारत में पढ़ाई हुई, बायोलॉजिस्ट हैं आप कह सकते हो, बायोलॉजिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2007 2009 का आपको नोबेल प्राइज मिला था, इसका केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का आपको नोबेल प्राइज मिला था, जो इन्होंने शेयर किया था बाकियों के साथ में। और सबसे बड़ी बात है राइबोसोम के लिए मिला था, इसके लिए राइबोसोम के लिए, राइबोसोम के लिए आपको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था 2009 में। और इंडियन ब्रिटिश अमेरिकन है, इंडियन बोर्न ब्रिटिश अमेरिकन है, तो आप इन चीजों को कोट कर सकते हो, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। अगला है बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। ओके, बायोमैग्निफिकेशन समझना है। जैव आवर्धन क्या होता है, देखिए जैव आवर्धन में क्या होता है कि मान लो सपोज करो कि इसमें कुछ ये है कि मान लो कोई पेस्टिसाइड, आप किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हो, है ना। अब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते करते किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, किसी भी पर्टिकुलर कोई भी फूड चेन है, फूड चेन है पूरा का पूरा, आहार श्रृंखला है। अब उस आहार श्रृंखला में बहुत सारे जीव होते हैं। अब क्या होता है, पेस्टिसाइड का आप इस्तेमाल किए, अब उसमें क्या होता है कि उसमें जो कह सकते हैं कि जो टॉक्सिन्स होते हैं पेस्टिसाइड्स में, वो टॉक्सिन्स जो है अभी इस आहार चैन में पहुंच गए। अब यहाँ पर क्या धीरे धीरे जो हमारे सभी लोगों की बॉडी में
एक टाइम के बाद वो टॉक्सिन्स की जो संख्या है वो बढ़ने लगती है। क्या होता है, बढ़ने कंसंट्रेशन जो है बढ़ने लगता है टॉक्सिन्स का। ये जो परसेंटेज का बढ़ना है ऐसे टॉक्सिन्स का, जो कि आने वाले कल में आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये काफी नेगेटिव चीज है, जैवावर्धन बहुत नेगेटिव चीज है। मतलब इसीलिए सजेस्ट क्या आता है कि आपको, जो हमने जैसे कि बहुत सारे जो हमारे स्टेट, जैसे सिक्किम की बात करें तो सिक्किम ऑर्गेनिक बन गया है। तो यदि आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हो तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि एक यदि आहार श्रृंखला में पहुंच गया तो वहां पे फिर जो जितने भी लोग उसको आहार श्रृंखला में होते हैं उन सभी को डैमेज करता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं पेस्टिसाइड जो है, टॉक्सिन्स की जो मात्रा है आपकी बॉडी में लगातार बढ़ने लग जाए, उस आहार श्रृंखला में जितने भी लोग हैं उन सभी की बॉडी में वो उस पेस्टिसाइड मतलब टॉक्सिन्स की जो का जो अमाउंट है वो बढ़ने लग जाए, परसेंटेज बढ़ने लग जाए, इसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पे, डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल एटम का बताना है आपको। ओके, इस मॉडल में कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियाई होती है। बोर मॉडल ही बोलता है न्यूक्लियाई होती है, उसके चारों साइड में जो है सर्कुलर ऑर्बिट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इतना ही समझ सकते हो, दैट्स व्हाट यू कैन राइट। आप पिक्चर वगैरह बना देना, दैट्स ऑल। सोनिक बूम क्या होता है, सोनिक बूम और इसका इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही प्यारा टर्म है और इसके में बहुत डिस्कस किया जाता है। सोनिक बूम क्या होता है, इसमें मान लो सपोज करो कि एक शॉक वेव होती है, ये प्रकार की कह सकते हो, ये जो बहुत ज्यादा नॉइज करे तो उस कंडीशन में जो शॉक वेव जनरेट होती है इसे बोलते हैं सोनिक बूम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि आमतौर पे तब होता है जब आपके पास से कोई या कोई ऐसा एयरक्राफ्ट है या फाइटर प्लेन है, वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से, मतलब साउंड से अधिक स्पीड से, साउंड की अधिक स्पीड से यदि ट्रैवल कर जाए आपके पास से, वहां पे जितने भी आपके ग्लास होते हैं या जो भी होते हैं वो डैमेज जाते हैं, इवनली डिजीज भी इससे होती है। तो मतलब एक प्रकार से एक बहुत बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करे, इसे बोलते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम तब होता है जब जो एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा आगे बढ़ जाए। तब वहां पे आमतौर पे ऐसा होता है कि जो आसपास जो खिड़की वगैरह होती है, एक कांच की है तो वो टूट जाती है। तो आमतौर पे ये चीज आपने देखा होगा, दैट्स कॉल्ड सोनिक बूम। ये से बहुत ज्यादा साउंड होता है, बहुत ही ज्यादा नॉइज होती है, इसे बोलते हैं सोनिक बूम, ऑलराइट। चलिए अगला क्वेश्चन, ये मैथ्स का है तो मैथ्स तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपने बचपन में सुना होगा, ये सेल का पावर हाउस बोलते हैं इसको, है ना। तो हालांकि इसमें देखा जाए तो वैसे ही पावर हाउस ही होता है यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल में और वहां पे पावर जनरेट होता है, ओके। तो जो केमिकल एनर्जी से जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये होती है आपकी जो एनर्जी जनरेट होती है, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको आपने एटीपी सुना होगा, है ना, एटीपीज के रूप में जनरेट होता है। जिसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट एटीपी के फॉर्म में जनरेट होता है। आपको पता होगा कि जो एटीपी होती है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेल का पावर हाउस। तो ये दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन मैथ्स का है तो मैथ्स तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से यहाँ पे, ये भी मैथ्स है, मैथ्स मैं छोड़ देता हूँ। आपको पढ़ना होगा मैथ्स बता देना तो मैं पढ़ा दूंगा, ऑलराइट। चलिए रिमोट सेंसिंग यहाँ पूछा गया, रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग लाइट्स क्या होते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन सेंस है। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, मतलब एक प्रकार से आप दूर दराज बैठे हो और वहां पे कहीं से आप पिक्चर वगैरह ले लो और फिर वहां पे उसको एनालिसिस करो कि हाँ यहाँ पे क्या है, दैट्स कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। आमतौर पे जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं वो पोलर ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं। मान लो ये हमारी अर्थ की है, तो यहाँ पे जो पोलर ऑर्बिट होती है वहां पे लॉन्च किए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा, इस आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ओके, तो मान लो सपोज करो ये हमारी अर्थ है, दैट्स अवर अर्थ। अब अर्थ में क्या होता है, दो ऑर्बिट होती है, तो ये जो पोलर ऑर्बिट होती है ना, पोल टू पोल, इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी बोलते हैं, वैसे ही थोड़ा एंगल बन जाए तो इस ऑर्बिट लॉन्च करते हैं। तो आमतौर पे ये क्या होते हैं, पोलर ऑर्बिट जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, तो ये एक दिन में एक दिन में 2 से 3 चक्कर लगा लेते हैं, है ना। यदि आप वही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करो तो यहाँ पे एक दिन में केवल एक चक्कर लगाता है जियो स्टेशनरी, और इसीलिए 24 घंटे में ये ऑर्बिट करता है। और इसकी जो इस ऑर्बिट करने का जो स्पीड है वो अर्थ की जो रोटेशन स्पीड अपनी एक्सिस में उसकी स्पीड के बराबर है। इसीलिए जिसको जियो स्टेशनरी बोलते हैं, मतलब जहां से लॉन्च किया जाए वहीं पे रहता है, और भू स्थिर कक्षा, है ना। लेकिन पोलर ऑर्बिट में आमतौर पे हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, वो यहाँ पे लॉन्च होते हैं। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि ऐसे सैटेलाइट्स इस्तेमाल किए जाते हैं स्पाई पर्पज में। स्पाई मतलब जासूसी वगैरह पर्पज में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन चीजों में बेसिकली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इस्तेमाल किए जाते हैं, या बहुत सारी और चीजें भी होती हैं। मान लो सपोज करो कि हमें टाइम टाइम पता करना है कि हमारी जो फसल है उसमें कितना उत्पादन हुआ, क्या कैसे है, तो उस चीज को भी चेक करने के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है फोटो खींच कर भेज देते हैं, तो उससे एनालिसिस हो पाती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, इनके नुकसान क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में आप सब कुछ कर सकते हो, जैसे कि हमारा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में पेट्रोल डीजल सब कुछ आप कोट कर सकते हो। इसमें कोल है, कोल को भी आप कह सकते हो। तो ये जीवाश्म ईंधन होते हैं और क्या। अब इसके नुकसान क्या होते हैं, इससे इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इन चीजों को आप कोट कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि नॉन रिन्यूएबल है, मतलब एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों को आप कोट कर सकते हैं। एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज, इट्स कॉजेज एंड रेमेडियल मेजर्स। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में हमको बताना है, इसके कॉजेज क्या है और रेमेडियल मेजर्स क्या है। तो जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हो, जलवायु परिवर्तन की बात करते हो, तो आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हो। आप ग्लोबल वार्मिंग बता सकते हो, आप क्योटो प्रोटोकॉल हुआ उसके लिए आप उसको बता सकते हो। इसके अलावा इसके जो कारण है बता सकते हो कि क्या कारण है जो कि हम बहुत सारा जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे वातावरण में प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण होने के साथ में ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेज जब जनरेट होती है तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर जो हमारी इंसोलेशन तो चलो ठीक है, लेकिन जब यहाँ से रेडिएट होती है तो जो हमारी इंफ्रारेड रेज होती हैं, इनको बेसिकली हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और इनके एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है, वातावरण में जो गर्मी है बढ़ने लगती है, ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। अब इससे निदानात्मक उपाय क्या है, निदान करना है तो इसके बेस्ट ये है कि जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करने के बजाय आप रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करो, जैसे सोलर एनर्जी है, या आप टाइडल एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हो, विंड एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी एनर्जी इस्तेमाल करो जिससे वातावरण में प्रदूषण कम होता है, सिंपल थिंग। तो ये चीजों को आप कोट कर सकते हो। मिशन चंद्रयान 2 क्या है, चंद्रयान 2 पे लिखना है। तो पहली बात की चंद्रयान 2 में लिखना ये है कि आपको लिख दो कि कब लॉन्च हुआ है। तो 22 जुलाई, तो आपको याद होगा 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ। इससे लॉन्च किया आपने, इसको लॉन्च किया आपने जीएसएलवी एमके 3 से। याद होगा आपको, इसे बाहुबली बोलते हैं, जीएसएलवी एमके 3, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एमके 3, इसे बाहुबली बोलते हैं। तो इससे लॉन्च किया आपने। तो इन चीजों को आप कोट कर सकते हैं। कहाँ से लॉन्च किया, श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो इन चीजों को आप लिखना है, दस मोर देन। चंद्रयान बता देना, रोवर कौन सा इस्तेमाल किया था, है ना, और इसमें कौन सा हमने लैंडर इस्तेमाल किया था, इसको आप कोट कर सकते हो। चंद्रयान 3 भी हमारा लॉन्च होने को है। सैलेंट फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बोला गया है कि इसमें सैलेंट फीचर्स क्या है। पहली बात तो ये है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद बेसिकली हमारा इनिशिएटिव लिया गया, और भोपाल गैस ट्रेजेडी का बड़ा रोल था। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, उसके बाद में हमने इनिशिएट किया कि चलो ठीक है, कुछ ऐसा बनाते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो जिसमें वातावरण जो है प्रदूषित ना हो। इसके लिए लाया गया। तो इसमें आपको याद रखना है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में सेलेक्ट फीचर में देखा जाए तो पहली बात ये है कि ये एक्ट जो है सभी तरह के पोल्यूशन कवर करता है, चाहे वो एयर में पोल्यूशन हो, चाहे वाटर में पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, चाहे सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे कोई पोल्यूशन हो, हर एक तरह के पोल्यूशन को ये कवर करता है। पहली बात तो ये। दूसरा, आप इसमें लिख सकते हो कि इसमें जो है बहुत सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको कवर किया गया है, उसमें स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि आप इतना, इससे ज्यादा पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। या कुछ और चीजें भी हैं, जैसे हैजार्डस जो मटेरियल्स हैं उनको आप इस्तेमाल नहीं करोगे, तो ऐसी चीजें बना दी है। तो इसे आप बोल सकते हो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स हैं। बीटी क्रॉप्स में देखा है तो बीटी क्रॉप्स अब पैदा होना चाहिए, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है। हमने पहले डिस्कस किया था ट्रांसजेनिक के बारे में। तो एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है, तो इसमें देखा है तो इसका फायदा ये मिलता है कि इसमें जो बैक्टीरियम बैसिलस होता है, थ्रिंजेनेसिस, इसमें बेसिकली आप मॉडिफाई करते हो प्लांट को, द सिंपल थिंग। तो इससे पेस्ट वगैरह रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब जो पेस्ट के अटैक होते हैं उससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसमें देखा है तो सबसे बड़ी बात है, बीटी क्रॉप्स में कई सारे हैं, जैसे कॉटन में आपने बीटी कॉटन बना दिया आपने। जैसे ब्रिंजल है, ब्रिंजल मतलब बैगन, तो बीटी ब्रिंजल बड़ा फेमस है, आपको याद होगा। इसके अलावा बीटी कॉर्न है, कॉर्न मतलब मक्का। तो ये सारी जगह बीटी क्रॉप्स, इन चीजों को आपको लिखना होता है ना। तो ये रहे क्वेश्चन आज के दिस ऑल अबाउट दैट। एक क्वेश्चन अगला है, देख लेते हैं। ओके, ये मैथ्स वगैरह क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अब थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो हाउ अबाउट लेट्स वाइंड अप द क्लास राइट नाउ। बाकी जो क्वेश्चंस उसको बाद में करेंगे। जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। हमारा ग्रुप का नाम है राम सोनी एमपीपीएससी। यहाँ पर जो क्लासेस के लिंक है और इसका जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। इसके अलावा आने वाले कल में कुछ नए शानदार बैच लॉन्च होने वाले हैं। आप लोगों के लिए शानदार तरीके से तैयारी की जाएगी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ। तो आप उसके लिए हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को सभी को इनवाइट कर दीजिएगा, जिससे बाकी आपके सभी फ्रेंड्स हमसे जुड़ पाए। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक्स सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम।